who is Rahman and Rahim. Welcome to Dr. Najam's lectures. This is last lecture from the anatomy and histology of the neuron. Today's our topic is the axon. So you know very well that we have studied the process of the neuron, and from the process of neurons, there is only one remaining process of neuron, that is considered to be the axon. So what is the axon? So axons are the long process. Axons क्या है? Long process है. अब देखिए, this structure, which I have already told you that dendrites, these structures are considered to be what? Considered to be the dendrites. These dendrites are smaller than this axon. So can I write here the dendrites are the short process while the axon is the large process. Clear? So what are axons? Axons are the long process. Look at the structure. The structure is very longer than dendrite. That's why we are calling them the longer process. Okay? Efferent pathway is, I have already told you that there is two main type of processes or pathways are found into the living organism. Number one is afferent pathway, which we call the input, and in other hand we have another pathway that is considered the efferent pathway. बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है efferent और afferent में. आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि E से पहले क्या आती है? A आती है. तो A का मतलब क्या हुआ? इनपुट. मैं यहाँ पे लिखूंगा E सबसे पहले E बाद में आती है, A पहले आती है. तो A का मतलब क्या है? इनपुट. A का मतलब क्या? वो पहले आएगी, इनपुट होगा. ठीक है. डेंड्राइट्स क्या करते हैं? एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेते हैं, नर्व इंपल्स क्या लेते हैं. ठीक है. तो मैं कहूँ कि A फॉर डेंड्राइट्स के लिए है इनपुट पाथवे हैं. अगर efferent की बात करें मींस दी आउटपुट. अब यहाँ से आपको बात समझ में आ गई होगी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंट कौन सा है. डेंड्राइट्स efferent पाथवे है और हमारे जो एक्सान है वो क्या है? efferent पाथवे. क्योंकि एक्सान conduct information from the cell body and deliver towards an other type of neuron. ठीक है. एक्सान का काम क्या होता है कि सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन लेना. इट कंडक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल बॉडी एंड सप्लाई टुवर्ड्स द पर्टिकुलर इन अदर स्ट्रक्चर. इट मे बी द न्यूरॉन, इट मे बी द ग्लैंडुलर epithelial film, whatever. Okay, so what are axons? Axons are longer process or long process. Efferent may or may not be branched. You have to remember one thing in your mind, that axon may be the branched, may not be branched. For example, if I am giving you the example of branched axon, the branched axon is found in your body. This is considered to be the sensory neuron. A sensory neurons are considered to be the branched neurons. Okay, and having the smooth and uniform diameter. देखिए, ये ही डायमीटर आपके एक्सान का और ये ही आपका डायमीटर डेंड्राइट का. अब देखिए, डेंड्राइट का जो डायमीटर है वो स्मूथ नहीं होता, ठीक है, लेकिन एक्सान का जो डायमीटर होता है वो स्मूथ होता है. ओके, स्मूथ एंड यूनिफॉर्म. अब इसको देखिए कि यूनिफॉर्म डायमीटर है नहीं है, क्योंकि जो है ना ये ब्रांचेस, बहुत सारा ब्रांचेस निकल रही है, इस वजह से यहाँ पे यूनिफॉर्म वाली प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही. लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे वो इसका फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म वे में है इसका डायमीटर. फकत इनकी कुछ ब्रांचेस भी निकलती हैं, लेकिन वो ब्रांचेस भी क्या है? यूनिफॉर्म है, इनकी तरह नहीं है डेंड्राइट्स की तरह इनकी ब्रांचेस. क्लियर? ओके, एंड दे आर लॉन्गर एंड स्ट्रेटर. अब यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डेंड्राइट एंड द एक्सान. ओके, जो एक्सान होता है वो थिनर देन डेंड्राइट होता है. ओके, मोस्ट ऑफ जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो हम डायग्राम में गलतियां कर देते हैं कि यहाँ पे जो डेंड्राइट्स होते हैं उनको हम छोटा कर देते हैं और हम एक्सान को क्या करते हैं? बड़ा कर देते हैं. अब यहाँ पे जो मैं आपको ब्लैक कलर नजर आ रहा होगा, ये एक्सान ही है. ये है इनकी शीप. ठीक है, शीप हम पढ़ेंगे. इनकी कुछ शीप होती है, माइलिन शीप बोलते हैं. डिफरेंट और सेल्स भी मौजूद होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स भी मौजूद होते हैं, कभी कभी तो शिवान सेल्स भी मौजूद होते हैं. ठीक है, वो हम आगे आपको बताऊंगा. लेकिन एक्सान की स्ट्रक्चर कौन सी है? ये वाली स्ट्रक्चर जो आप रेड लाइन के थ्रू देख रहे हैं. तो
एग्जाम्स क्या है? थिनर। एग्जाम क्या होता है? थिनर होता है। वाइल अगर हम डेंड्राइट की बात करें तो डेंड्राइट क्या थिनर नहीं होता, वो थिक होता है एग्जाम की कंपैरिजन में। ओके, और दूसरी बात यहाँ होती है ये लॉन्गर होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। अब ये देखिए ये है डेंड्राइट, ये दूसरा, और ये है आपका एग्जाम। एग्जाम मतलब कि लंबा होता है, स्ट्रेटर होता है, थिनर होता है, किससे? आपके डेंड्राइट से, और डेंड्राइट्स आपके क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और दूसरा मैंने आपको क्या यहाँ पे बताया कि डेंड्राइट्स क्या करते हैं? इफरेंट पाथवे, एफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन कंडक्ट करते हैं दूसरे न्यूरॉन से और सेल बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। और एग्जाम क्या करता है कि सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके दूसरे न्यूरॉन को दे देता है। क्लियर? ओके। अगर हम बात करें डायमीटर ऑफ एग्जाम की, तो डायमीटर क्या है? वेरी करता है, लेस देन टू सेवरल माइक्रोमीटर्स हो सकता है। कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जिनके जो है ना लेस देन माइक्रोमीटर्स जो है ना एग्जाम है और डायमीटर है एग्जाम का, और कुछ न्यूरॉन्स ऐसे भी हैं जिनका जो है ना टू सेवरल माइक्रोमीटर्स भी उनका क्या है? डायमीटर है एग्जाम का। अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो लेंथ की मोर देन 1 मीटर भी होती है, अप टू 1 मीटर भी होती है, और मिलीमीटर्स भी होती है। डिपेंड करती है न्यूरॉन के फंक्शन पे और न्यूरॉन की प्लेस पे कि वो नर्वस सिस्टम के किस पार्ट के अंदर मौजूद है। ओके, अब यहाँ पे दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम का जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म को हम नाम देते हैं एक्सोप्लाज्म का। क्या नाम देते हैं? The cytoplasm which is present into the body of exon, this cytoplasm is considered to be what? This is considered to be the exoplasm. And the plasma lemma which is present into the body of exon, this is also considered to be the exolemma. अब एग्जाम को ये पसंद नहीं है कि जो है ना मुझे आप दूसरे सेल्स की तरह नाम दें। एग्जाम बोला है कि मुझे अपने नाम दें, जैसे कि यहाँ पे इसमें दी है कि एक्सोलीमा। एक्सोप्लाज्म मतलब ये क्या है? साइटोप्लाज्म ऑफ द एग्जाम। और एक्सोलीमा क्या है? इट इज अ प्लाज्मा लीमा और मेम्ब्रेन ऑफ द एग्जाम। क्लियर? ओके, जिसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि गोल्गी बॉडीज आपके डेंड्राइट्स के अंदर मौजूद नहीं होती ना, मैंने आपको बताया था। इस वजह से गोल्गी बॉडी नहीं होती वहां पे, तो क्या होती है? पैकिंग नहीं होती, प्रोटीन्स की पैकिंग नहीं होती। अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम की, तो एग्जाम के अंदर भी एक चीज नहीं होती जो आपको याद करनी चाहिए, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द नेजल बॉडी। तो नेजल बॉडीज आपके क्या हैं? आपके एग्जाम के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जब हम सेल बॉडी के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको यहाँ पे वहां पे बताया था कि जो आपके फ्री राइबोसोम्स होते हैं, ओके, फ्री राइबोसोम्स होते हैं, और उसके साथ जो आपके होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब ये अपीयर्स किस तरह से बनाते हैं? क्लम्प्स लाइक क्लस्टर्ड स्ट्रक्चर में बनाते हैं। ठीक है, अब उस क्लस्टर स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? नेजल बॉडीज का नाम देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर नेजल बॉडीज मौजूद नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो राइबोसोम भी नहीं है। अगर राइबोसोम फ्री तादाद में नहीं है तो वहां पे एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। आई थिंक क्लियर? ओके, अब ये है कि डेंड्राइट्स के अंदर क्या मौजूद नहीं होता? गोल्गी बॉडी मौजूद नहीं होती। एग्जाम के अंदर क्या मौजूद नहीं होता? आपके नेजल बॉडी मौजूद नहीं होती, जहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मौजूद नहीं होता, या फ्री राइबोसोम्स वहां पे मौजूद नहीं होता, तो इस वजह से वहां पे एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। ठीक है, और ये तो इसके अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं है। अब कौन से ऑर्गेनेल इसके अंदर पाए जाते हैं एग्जाम के अंदर? एग्जाम के अंदर आपकी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट इज अ पावर हाउस ऑफ सेल और इट इज कंसिडर्ड टू बी द बैटरी ऑफ द सेल। बैटरी ऑफ द सेल और पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है, ठीक है, और उसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, और उसके अलावा न्यूरोफिलामेंट्स भी पाए जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ओके, अब ये है कि एग्जाम से कभी-कभी साइड से कुछ चीजें निकलती हैं, चीजें कहूं या एक पार्ट कहूं, ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है along its course it gives a branch, ठीक है,
यहाँ से एक ब्रांच निकलती है जिसको हम नाम क्या देते हैं, कोलेटरल का। क्या नाम देते हैं, कोलेटरल का। ठीक है, कोलेटरल कौन सी ब्रांच है, जो एंड से ना निकले, एग्जाम की एंड से ना निकले बल्कि एग्जाम के बीच में से निकले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलेटरल ब्रांच बोलते हैं, या सिंपल हम इनको बोलते हैं कोलेटरल्स। ओके, अब कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम जो है एट द एंड पोजीशन पे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है डिफरेंट टर्मिनल्स में, तो उन टर्मिनल्स को हम नाम क्या देते हैं, आपके टेलोडेंड्रिया क्या। Exon is aimed by dividing into the number of terminal of the branches. This is considered to be the telodendria. So अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपकी क्या है, ये है आपकी टेलोडेंड्रिया। टेलोडेंड्रिया। अब मैंने आपको ये बातें तो बताई कि यहाँ पे कोलेटरल ब्रांचेस भी मौजूद होती है और यहाँ पे टेलोडेंड्रिया भी मौजूद होते हैं। अब ये जो दोनों ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस काम क्या करती हैं, बेसिकली ये ब्रांचेस काम करती हैं आपके साइनेप्टिक जंक्शन को बनाने में। ठीक है, अब देखें, कोलेटरल ब्रांचेस प्लस टेलोडेंड्रिया टर्मिनेट्स एट द नोब लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो ब्रांचेस हैं बेसिकली ये टर्मिनेट खत्म होती है एक नोब लाइक स्ट्रक्चर पे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डेंड्राइट्स के अंदर भी कुछ नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो साइनेप्टिक जंक्शन बनाती हैं, साइनेप्सिस बनाती हैं दूसरे न्यूरॉन के साथ। तो ऐसे ही टेलोडेंड्रिया के पास और कोलेटरल ब्रांचेस के साथ भी क्या होती है, नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि नोब लाइक स्ट्रक्चर जो डेंड्राइट्स में पाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डेंड्रिट स्पाइन बोलते हैं, और जो नॉर्मल स्ट्रक्चर आपके टेलोडेंड्रिया में पाई जाती है या कोलेटरल ब्रांचेस में पाई जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं बटन्स बोलते हैं। ओके, बटन्स बोलते हैं। अब इन दोनों का काम भी क्या होता है, इन दोनों का काम भी ये होता है कि इट हेल्प्स इन द साइनेप्टिक जंक्शन, इट हेल्प्स टू बाइंड, इट हेल्प्स इन बाइंडिंग। ओके, अगर मैं बात करूं, यहां से मैंने आपको बताया कि एग्जाम a position from which axon is started from the cell body. Let's suppose this is considered to be the neuron. Okay, न्यूरॉन की ये क्या है, सेल बॉडी है, और ये सेल बॉडी जहां से कन्वर्ट होती जा रही है किसके अंदर, आपके एक्सॉन के अंदर। इस चीज को हम नाम पता है क्या देते हैं, इस चीज को हम नाम देते हैं एक्सॉनल बल्ब का या एक्सॉनल हिलाक का, एक्सॉन हिलाक। बेसिकली दिस पोजीशन को क्या कहते हैं, हम एक्सॉन हिलाक कहते हैं या हम एक्सॉन हिलाक कहते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सॉन की टर्मिनल की, तो टर्मिनल क्या होता है, बेसिकली डायलेक्टेड सरफेस में ये कन्वर्ट हो जाता है, डायलेक्टेड सरफेस में तब्दील हो जाता है, जो क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म द साइनेप्टिक जंक्शन, मे बी विद एन अदर न्यूरॉन, मे बी विद द मसल, और मे बी विद द ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स। दिस इज क्लियर। ओके, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत क्लियर देता हूँ एक्सॉन के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब देखें, एक्सॉन इस न्यूरॉन के सेल का पार्ट है, तो जाहिर सी बात है एक सेल का पार्ट दूसरे सेल्स के पार्ट के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को मैसेजेस वगैरह करते हैं, बातें करते रहते हैं। अब इनकी बातें और हमारी बातों में थोड़ा बहुत तो फर्क है ना। अब इनकी बातों, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे आपके दो ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल लिखे हैं, लेट्स सपोज बातों के एग्जांपल लिखे हैं। एक का नाम है एंटीरोग्रेड और दूसरा का नाम है रिट्रोग्रेड। ओके, एंटीरोग्रेड इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड्स द एक्सॉन। ओके, समझ में आ रही है? लेट्स सपोज यहाँ पे समझे, द टाइप transport which is occurring from the cell body are materials moving from cell body towards axon. This is considered to be what? This is considered to be the ectrograde transport. फिजियोलॉजी ऑफ एग्जाम में मैं सारी कुछ समझाऊंगा कैसे ट्रांसपोर्ट होती है मटेरियल्स की। अब कौन से मटेरियल जा सकते हैं, आपके लिपिड जा सकते हैं, आपके वेसिकल्स जा सकते हैं जो यहाँ पे बन रहे हैं, और उसके अलावा क्या जा सकते हैं, आपके प्रोटीन्स जा सकते हैं, और उसके अलावा आपकी माइटोकॉन्ड्रिया भी कभी कभी सेल बॉडी सप्लाई करती है इसको। ठीक है, यहाँ पे जंक्शन साइनेप वाली जगह पे ज़्यादा काम हो रहा है एनर्जी का, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की नीड बढ़ गई, सेल बॉडी ने क्या किया, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दे दी। ओके, ठीक है, तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हिच इज अकरिंग इन द बॉडी ऑफ द न्यूरॉन फ्रॉम
cell body towards the axon, this is considered to be the retrograde transport. materials की ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, from cell body towards the axon, तो उसको हम नाम कह देते हैं retrograde ट्रांसपोर्ट का। और किस चीज की यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती है? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती है आपके लिपिड्स की, आपके वेसिकल्स की, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की। क्लियर? ओके। अब दूसरी है retrograde ट्रांसपोर्ट। retrograde transport में क्या होता है कि the transport which is occurring into the body of the neuron from the axonal terminal towards the cell body। मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट हो वो न्यूरॉन के टर्मिनल से लेके सेल बॉडी की तरफ जाए तो उसको हम नाम कह देते हैं, उसको हम नाम देते हैं रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट का। मतलब कि ये एंटीग्रेड ट्रांसपोर्ट की क्या है, उलट हो रही है, तो इस वजह से हम नाम देते हैं रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट का। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो इसने माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रोवाइड की थी, लेट्स सपोज यहाँ पे प्रोवाइड की थी, किस वजह से प्रोवाइड की थी? क्योंकि उस वक्त वहाँ पे एनर्जी की नीड थी। अगर मशीनरी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा बन पाएगी और न्यूरॉन अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी हो गई, इसकी लाइफ खत्म हो गई, तो जाहिर सी बात है ये बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हुई, माइटोकॉन्ड्रिया जो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, वो क्या करेगी, अपनी जगह पे मूव करेगी, इनकी डेवलपमेंट होगी थोड़ी बहुत। और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भले सही सलामत हो, इसका फंक्शन कंप्लीट होगा, फिर क्या होगा यहाँ से अपनी सेल बॉडी के अंदर चली जाती है। और कभी कभी रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आपके वायरसेस, आपके बैक्टीरिया या आपकी कभी कभी इंजरी हो जाती है तो नर्व फाइबर्स और कुछ प्रोटीन्स जो आपकी डीनेचर हो जाती है, उन प्रोटीन्स को लेके जाती हैं आपकी सेल बॉडी की तरफ, ताकि न्यूक्लियस को मैसेज लगे और वैसी प्रोटीन बनना शुरू हो ताकि आपका एग्जाम अच्छे से सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द न्यूरॉन। फ्रॉम द नेक्स्ट coming videos we will talk about the physiology of the neuron. Thank you so much for watching.